पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम बाकी दो वीडियोस में एक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का एक वीडियो जो पहले यूट्यूब पर लोड किए, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथाल्पी, उसका वीडियो यूट्यूब पर लोड किए, और ये मेरा उसी क्रम में एक तीसरा वीडियो है जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी और उसके पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का डेफिनीशन डिस्कस करते हैं। When an electron is added to a neutral gaseous atom, suppose X, of an element to form a monovalent anion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy, जिसको डेल्टा H से एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए एलिमेंट X का यह एटम है X, जो ग्राउंड स्टेट में है और जो गैसियस फॉर्म में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एनायन बनाया। तो ऐसे कंडीशन में जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा, उसी रिलीज्ड अमाउंट को या गेन्ड अमाउंट को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी कहेंगे। W इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। जब पर मोल के टर्म में निकालेंगे तो किलो जूल में लिखेंगे यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ -348 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स when 1 mole chlorine gaseous atom gain 1 electron each to form 1 mole anion, monovalent anion, that means chloride anion, the energy released is 348 kilojoule per mole. Therefore 348 kilojoule is electron gain enthalpy of chlorine. ठीक है। एक सेकंड, और ये हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को समझें। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी measures ease with which an atom of an element adds an extra electron to form an ion. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का वैल्यू माइनस यानी नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो ये एक्सप्लेन करता है, ये समझाता है कि एटम, किसी एलिमेंट के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितना ईजी है, यानी हाउ मच ईजियर इट कैन फॉर्म एनायन, कितना आसानी से वो एनायन बनाता है। एनायन बनाने के टेंडेंसी को माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी एक्सप्रेस करता है। तो वही ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी मेजर्स द ease with which an atom of an element adds extra electron to form an ion. And depending on the element, the process of depending on the element, the process of adding an electron to atom can be either endothermic और exothermic, जैसा मैंने पहले कहा। और यहाँ वैल्यू देखने से भी पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का मान प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन अगर वो माइनस है तो इसका माने टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन है।
अगर वो प्लस है तो इसका माने है टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन नहीं है। लार्जर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिफ्लेक्ट्स द ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म एनायन। पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट को खास करके यहाँ दिया हुआ है इस टेबल में, तो देखें तो आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है हैलोजन्स का। यानी आप जब 17 ग्रुप में जाएंगे तो 17th ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ फ्लोरीन का 328 माइनस, या क्लोरीन का -349 माइनस, एंड सो। तो इसका माने हुआ कि ग्रुप 17 के एलिमेंट को एनायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो हाई जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी माइनस है, लेकिन वो वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए ये जनरली नेगेटिव एनायन नहीं बनाते हैं। तो हालांकि 16th ग्रुप के एलिमेंट का देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस में है और बड़ा है, तो इसकी भी टेंडेंसी है एनायन बनाने की। जबकि हेलो इसमें आप चलिए 0 ग्रुप यानी ग्रुप 18th के एलिमेंट जिसको हम नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हो या बहुत कम नेगेटिव हो तो वो एलिमेंट एनायन नहीं बनाते हैं। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होगा, माइनस में बड़ा होगा, तो उसका टेंडेंसी एनायन बनाने का अधिक होगा। अब दो पीरियोडिक टेबल में दो तरह के रोज या कॉलम हैं। तो पीरियड जैसे हॉरिजॉन्टल रोज जो है, वेरिएशन इन ए पीरियड ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम एक पीरियड में बढ़ते हैं साइज छोटा होते जाता है, पीरियड में साइज छोटा होता है। तो बाएं से दाएं तरफ बढ़ते जाइएगा तो साइज छोटा होते जाएगा। जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पाएंगे कि हम अगर मान लो लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में अगर आए तो आप देखिए 3 से 4, 4 से 5 ऐसे बढ़ेगा। तो इसका माने है साइज छोटा होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इसका परिणाम होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा। बोथ दीज फैक्टर्स रिजल्ट इनटू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे साइज छोटा होते जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, एनायन बनाने का टेंडेंसी बढ़ते जाएगा। इसीलिए ग्रुप 16 और 17 जो कि पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में सबसे लास्ट में आते हैं, नोबल गैस से ठीक पहले हैं 17 और उसके ठीक पहले है 16। तो इसीलिए 16th और 17th ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उनका टेंडेंसी एनायन बनाने का है। और ऐसा होने के पीछे दो रीज़न है, उनका साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। हाउएवर some irregularity are observed among the element of group 2, 15th, 18th. We shall discuss them in question. चलिए अभी पीरियड की बात कर रहे थे, तो यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग पीरियड एक ग्राफ वो भी बता रहा है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है बेरिलियम से, ऑल्दो बेरिलियम से थोड़ा ज़्यादा है बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा है नेगेटिव में कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का कम हो गया, ऑक्सीजन का फिर बढ़ गया, हाइड्रोजन, और फिर आगे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का बढ़ गया। इसी ग्रुप में है फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन है। और फिर नियन में जाके बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो बेरिलियम का केस है और यहाँ नाइट्रोजन का केस है, उसमें दो बात है। बेरिलियम का जो
आउटर इलेक्ट्रॉन है या उसका कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आएगा हीलियम और इसके बाद 2s2 जो फुल फील्ड है। ये फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन होने के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने में इसको डिफ़िकल्टी होती है, यानी ये एनायन बनाने का टेंडेंसी नहीं रखता है और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो है। नाइट्रोजन में भी यही है, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है हीलियम 7 एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, तो हीलियम 2s2 और 2p3 होता है 2p3। अब p3 का माने हो गया हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मोर स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन जब भी होगा तो उसका एनायन बनाने का या केटायन बनाने का टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। तो वही यहाँ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन R। कार्बन का है -122, जबकि नाइट्रोजन का है -7, फिर ऑक्सीजन का है -141 किलो जूल पर मोल। अब इसमें क्वेश्चन हो जाता है कि कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, तो फिर नाइट्रोजन का कम क्यों हो गया? तो जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। ठीक वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ गेन है एन छूट गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फ्लोरीन, यानी पूरे एक पीरियड का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं दिया है। आर, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, आर -60, 0, यानी बेरिलियम का 0 है, लिथियम का -60 है, बोरोन का -27 है, बोरोन के बाद नाइट्रोजन, बोरोन के बाद है कार्बन का -122 है और फ्लोरीन का -328 है। तो एक केवल बेरिलियम को छोड़कर बाकी वैल्यू ग्रेजुअली चेंज करता है। ठीक है, इसमें एक जैसे लिथियम का -60 है तो बोरोन का -27 है, थोड़ा कम तो है, लेकिन कंपैरेटिवली सबसे यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बेरिलियम का 0 क्यों है। वही क्वेश्चन में आया है कि एक्सप्लेन वाई बेरिलियम है 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसके पीछे वही रीज़न है कि बेरिलियम हैज़ फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन और fulfilled configuration is most stable. Beryllium does not require more electron from outside and it has least tendency to form anion. इसका anion बनाने का टेंडेंसी घट जाता है fulfilled configuration के कारण, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर। तो इसमें फॉस्फोरस का है -72, सल्फर का है -200 एंड क्लोरीन का -349, यानी फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन यहाँ है, एक्सप्लेन वाई फॉस्फोरस हैज मच लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दिस ऑर्डर। इसमें तीनों में सबसे कम फॉस्फोरस का क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो जैसा मैंने आपको बताया नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है, तो चाहे नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो, इसका कन्फिग्रेशन जो है उसको आप देखिएगा तो पाइएगा इसमें है कोर हीलियम और कन्फिग्रेशन है 2s2 2p3 हाफ फील्ड है। आप फॉस्फोरस में होगा नियन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3। तो आप पाएंगे कि फॉस्फोरस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल है,
हाफिल कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी नहीं रखता है। तो एक्सेप्शनल केसेस को यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैसे एक पीरियड में ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यानी एक्सोथर्मिक केस ग्रेजुअली बायां से दाएं बढ़ता है, लेकिन 2 केस में वो बल्कि 3 केस में वो एक्सेप्शनल है। 15th ग्रुप 2 में, ग्रुप 15 में या ग्रुप 18 में। नोबल गैस का भी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए उसका भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी प्लस है, माइनस नहीं है। अब चलते हैं पी ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी का अगर आप वेरिएशन इन ग्रुप देखिए तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी क्यों घटते जाता है? आप किसी भी ग्रुप में जाइए, जैसे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, पोटेशियम, और इस तरह बढ़ते जाएगा पोटेशियम। या आप फ्लोरीन में 17th ग्रुप को भी ले सकते हैं, तो आप पाएंगे कि ये मान लीजिए फ्लोरीन है, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन, यानी ग्रुप आप लिए 17th ग्रुप। चलिए ठीक है, तो 17th ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ साइज चूँकि इंक्रीज करते जाता है, और जैसे जैसे एटम का साइज नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा साइज, तो न्यूक्लियस का होल्ड या अट्रैक्शन टू लास्ट इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा। और अगर होल्ड टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा तो टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन भी डिक्रीज करते जाएगा। बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तभी ज़्यादा ईजिली किया जा सकता है जब उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाता है, और इसीलिए किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। इसके रीज़न अगर दें तो रीज़न है कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक तो साइज बड़ा होते जाता है, दूसरा एक पॉइंट तो हो गया साइज, तो पहला तो हो गया साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट है सील्डिंग इफेक्ट बाय कोर। आप पाएंगे फ्लोरीन में, फ्लोरीन का पीरियड 2 है तो एक ही कोर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कोर है। क्लोरीन का पीरियड 3 है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का कोर है। ब्रोमीन का पीरियड 4 है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन का कोर है। और जैसे जैसे आप नीचे बढ़िएगा कोर में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, और अगर कोर में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, सील्ड, न्यूक्लियस का सील्डिंग बढ़ेगा, न्यूक्लियस सील्ड हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों से, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, और इसीलिए एनायन बनाने का टेंडेंसी भी घटेगा। तो ये तो हो गया किसी भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू घटता क्यों है। इसका रीज़न है 2, सील्डिंग इफेक्ट और साइज ऑफ एटम, बता दिया। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। अब जब वैल्यू पर गौर कीजिएगा तो पाइएगा 17th ग्रुप में फ्लोरीन का 328 है, -328 किलो जूल पर मोल, जबकि क्लोरीन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 349 है। ऑल्दो बाकी में फिर वो ग्रुप का ट्रेंड काम करता है, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन में घट गया, ब्रोमीन के बाद आयोडीन में घट गया, फिर एसिटाइन में घट गया, तो वैल्यू घटते जाता है। लेकिन एक जगह पीरियड 2 और पीरियड 3 में कंट्रोवर्सी है। पीरियड 3 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पीरियड 2 के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये बहुत छोटा एटम है। फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 के जो भी एलिमेंट हैं उनका साइज एक्सेप्शनली छोटा होता है। पीरियड 2 जब भी आप लिखते हैं तो जैसे फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 लिखिएगा, 2s2 लिखिएगा, 2p5 लिखिएगा। अब
s और p ऑर्बिटल में कहीं भी d ऑर्बिटल नहीं है। sp कॉन्फ़िगरेशन में कोई d ऑर्बिटल नहीं होने से साइज छोटा होता है। इनमें टोटल आप कोर को छोड़ भी दें, इसको छोड़ दीजिए, तो टोटल वैलेंस सेल में ऑर्बिटल का नंबर 4 ही है, 4 ऑर्बिटल है। लेकिन जब आप क्लोरीन में जाएंगे तो यही वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे? तो नियन के बाद इसमें आएगा 3s2 3p5, लेकिन 3 में d भी होता है। d जो है उसका ऑर्बिटल 5 है, भले ही वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑर्बिट नंबर 3 में d भी है, यानी ऑर्बिट नंबर 3 का साइज बड़ा होता है, एक्सेप्शनली बड़ा होता है। ऑर्बिट नंबर 3 में टोटल ऑर्बिटल है 9। कैसे? एक s का, 3 p का, 4 और 5 d का, तो टोटल 9 ऑर्बिटल हुआ, जबकि यहाँ ऑर्बिटल 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो साइज बड़ा होगा। एक ही पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितना ज़्यादा होगा उसका साइज उतना ज़्यादा होगा। हम ये साइज की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन में आने पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सिव फोर्स कम होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। जबकि फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में हैं, वैलेंस सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो कम स्पेस में हैं। तो जैसे ही कम स्पेस में होंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन में रिपल्सिव फोर्स अधिक होने के कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी है, यानी इट रिक्वायर्स लेस, इट रिलीजेज लेस एनर्जी टू फॉर्म एनायन। जबकि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, जबकि ऑर्बिटल है 9, तो उसके स्पेस ज़्यादा होने के कारण कंफर्टेबली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होने के कारण एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। यही कारण है 6 और 7 जो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट में आप देखिएगा केवल क्लोरीन फ्लोरीन में नहीं है, ये ऑक्सीजन सल्फर में भी है। आप पाएंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -141 है, जबकि यही आप जब सल्फ़र का देखेंगे तो -200 है, यहाँ 141 है। होना तो ये चाहिए कि 141 अगर ऑक्सीजन का है तो इसका उससे कम होना चाहिए, लेकिन आप पाएंगे कि नहीं, पीरियड नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ जाता है। उसका कारण है रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करना। तो चलिए, थैंक यू। आज हम लोग डिस्कस किए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबको डिस्कस किए जो पीरियड और ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो हमने टोटल क्या क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हमने सबसे पहले डिफिनीशन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का डिफिनीशन क्या है, दूसरा उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किस चीज़ को मापता है, तो वो मापता है ईज ऑफ फॉर्मिंग एनायन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यानी वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। वो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा, एलिमेंट के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो अब थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वेरिएशन इन पीरियड और ग्रुप कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया, एक पीरियड में बायां से दाएं तरफ बढ़ते जाता है क्योंकि साइज छोटा होते जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन था, अलग अलग एक्सेप्शनल क्वेश्चन, जिसको हमने डिस्कस किया कि पीरियड नंबर 2 में जब आप जाते हैं तो इसका नाइट्रोजन का और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सेप्शनल क्यों है, या उसी तरह से फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पीरियड नंबर 3 में एक्सेप्शनल क्यों है, उसको डिस्कस किए। फिर ग्रुप में जब हम बात किए तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऊपर से नीचे की तरफ साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटते जाता है, क्योंकि साइज बड़ा होता है ऊपर से नीचे की तरफ और
कोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोर भी बढ़ते जाता है, जिससे सील्डिंग बढ़ते जाता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घटते जाता है और एनायन बनने का टेंडेंसी डिक्रीज़ करता है। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में कंट्रोवर्सी है कि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस होता है इन कंपैरिजन टू पीरियड नंबर 3 के, जिसका कारण बताया कि साइज पर वो डिपेंड करता है कि पीरियड नंबर 3 में कंपैरेटिवली ज़्यादा साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन घट जाता है, जबकि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट का साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उनका कम होता है। तो थैंक यू, आज इतना तक। नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी